नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। कल हमने चर्चा की थी मनोविज्ञान की शुरुआती पृष्ठभूमि की, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान का किस प्रकार से इतिहास रहा है, जिसमें अरस्तु, प्लेटो, पोम्पोरोजी उनका उनका किस प्रकार से सहयोग रहा है, उसकी हमने थोड़ी चर्चा की थी। तथा धीरे धीरे आत्मा, मन, मस्तिष्क किस प्रकार से मनोविज्ञान आगे बढ़ता गया तथा अंत में व्यवहार का विज्ञान कहलाने लगा। तो उसके बाद की चर्चा हम आज की क्लास में करते हैं। आज हम देखते हैं बाल विकास। बाल विकास क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले दो लाइन है जो आपको अच्छी लगेगी, सुनिए। कि मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला खड़ा हूँ, लेकिन फैसला मैदान में होगा मरता कौन है। चलिए इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सत्र को शुरू किया जाए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास का इतिहास। तो बाल विकास के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 18वीं सदी से। इसकी शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत का श्रेय किनको जाता है? शुरुआत का श्रेय जाता है पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण। उसके आगे हम बात करें तो ये इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया? अपने ही 3.5 साल के बच्चे के ऊपर ये इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद में आगे बात करें तो 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन आंदोलन। बाल अध्ययन आंदोलन के जनक के रूप में नाम निकल के आता है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल। अब तक की बात के अनुसार हम इसकी इतिहास की बात करें, किस प्रकार से क्या शुरू हुआ है, तो अब हम बात करते हैं कि भारत में इसका आगमन कब हुआ बाल विकास का। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी लगभग 1930 के लगभग। भारत में बाल विकास से अध्ययन ये लगभग मानी जाती है 1930 के आर पार। अब बाल विकास की हमने थोड़ी चर्चा की, उसके बाद में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। विकास के अंतर्गत 2-3 चीज़ें आती हैं, जिनमें से अभिवृद्धि और विकास दो प्रमुख क्रियाएं हैं इसमें। तो विकास एक बहुत बड़ा स्वरूप है तथा अभिवृद्धि उसका एक भाग है। तो अभिवृद्धि तथा विकास को हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे कि आसानी से समझ आएगा। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि विकास जो है एक वृहत आयाम है तथा अभिवृद्धि इसका केवल एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि विकास विकास जो है ये व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है, व्यापक अर्थ में। तथा अभिवृद्धि जो है इसका एक हिस्सा है जिसका संकुचित अर्थ होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि। और विकास में इसके विपरीत क्या होगा कि शरीर की वृद्धि तो शामिल होगी क्योंकि अभिवृद्धि इसका एक हिस्सा है, लेकिन संपूर्ण पक्षों में इसमें परिवर्तन होता है, संपूर्ण पक्षों में।
जैसे कि इसमें शारीरिक, मानसिक, शारीरिक सभी इंक्लूड हो जाएंगे, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से सभी। ठीक है। तो उसके बाद में बात करें तो अभिवृद्धि जो है एक वृद्धि है जो कि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, निश्चित समय तक चलती है, निश्चित समय तक। लेकिन विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। जो व्यक्ति मरने वाला होता है ना, अंतिम समय होता है, तब भी वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। अब निश्चित समय तक चलती है तो इसमें हम मात्रात्मक रूप से इसका पता भी लगा सकते हैं, जैसे कि कितना लंबा हाथ है, कितना लंबा पैर है, व्यक्ति की लंबाई कितनी है। जैसे लंबाई चौड़ाई से इसका अर्थ हम जान सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं लंबाई चौड़ाई। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोई लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं होता। ये तो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि सभी पक्षों का इसमें अध्ययन होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक रूप से सभी पक्षों का। तो इसको हम कह सकते हैं कि गुणात्मक रूप से जान सकते हैं। अब जैसे एक दो पॉइंट की हम और बात करें तो वृद्धि है, वृद्धि कहें, वृद्धि को ही साइकोलॉजी की भाषा में अभिवृद्धि कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, निश्चित लक्ष्य नहीं। अब वृद्धि है वो तो निश्चित समय होगी, आप चाहें या ना चाहें वृद्धि तो होगी। लेकिन जो विकास है, विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है, विकास का निश्चित लक्ष्य होता है। निश्चित लक्ष्य इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि आप जब चाहें जो चीज़ सीखना चाहें वह सीख सकते हैं। अब इन तुलनात्मक अध्ययन में हम आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अब बाहरी वृद्धि है या तो ये ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन विकास किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है ये हमें दिखाई नहीं देता। उसको गुणात्मक रूप से हम जान सकते हैं कि उसने कितना अध्ययन किया, उसको कितना याद हुआ, किस प्रकार से उसने अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लिया। विकास के जो परिवर्तन हैं वे स्पष्ट दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। ठीक है। आगे हम बात करें तो जो अभिवृद्धि है वो एक रेखीय दिशा में चलती है, रेखीय दिशा में चलती है। जैसे सिर से पैर की ओर, उसके हम आगे इनके नियमों में, सिद्धांतों में बातें करेंगे। जैसे रेखीय दिशा सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। लेकिन जो विकास है उसकी गति होती है वर्तुलाकार, वर्तुलाकार इसकी दिशा होती है। अर्थात ये सभी आयामों को कवर करते हुए चलता है। अब कुछ हमने इनके अंतर देखें जिनसे आपको अभिवृद्धि तथा विकास का अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। लेकिन अब हम एक छोटी सी बात करते हैं कि कुछ थोड़े समय के लिए बीमारी के कारण जो व्यक्ति के शरीर में अस्थायी परिवर्तन होते हैं ना, वो विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो अस्थायी परिवर्तन है, जैसे कोई अल्पकालिक बीमारी के कारण, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन, ये जो अस्थायी परिवर्तन है ये विकास के अंतर्गत नहीं आएंगे, विकास नहीं है। अल्पकालिक। ठीक है। अब हमने थोड़ा जाना कि किस प्रकार से विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर होता है। तो अब हम अभिवृद्धि की तो बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वह तो एक शारीरिक परिवर्तन है जो कि नॉर्मल रूप से देखा जा सकता है। लेकिन बच्चे का विकास बहुत अधिक ज़रूरी है। तो विकास के संदर्भ में अब हम बातें करेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों की, उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं। जैसे इसमें सबसे पहली परिभाषा आती है ब्रूनर की, सबसे पहली परिभाषा आती है ब्रूनर की। ब्रूनर की, तो ब्रूनर ने
कहा था कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कुछ वैसी वाटसन वाली परिभाषा जैसी है, जैसे वाटसन ने कहा था ना कि मुझे आप कोई भी बच्चा ला के दे दीजिए, मैं जैसा चाहूँ उसको वैसा बना सकता हूँ। तो ब्रूनर भी कुछ वैसी ही बात करते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। अब विकास के अंतर्गत अनेक अवस्थाएं होती हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। सिखाया जा सकता है, ब्रूनर कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। उनके बाद में मनोवैज्ञानिक आते हैं बर्क। बर्क ने कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से पहले की अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि बर्क ने कहा है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास का अध्ययन। अब आपको ये नई चीज़ जानने को मिली कि विकास का अध्ययन कब से शुरू हो जाता है, अर्थात बच्चे के गर्भ में होने से विकास का प्रारंभ हो जाता है। विकास तभी से होना शुरू हो जाता है और उसका अध्ययन भी हम तभी से करने लग जाते हैं। अब एक अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा और आती है, मनोवैज्ञानिक एक थे गैसल। गैसल की भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है। गैसल कहते हैं कि विकास एक तरह का परिवर्तन है। अब परिवर्तन क्यों है? कि इससे बालक में नवीन योग्यताओं विशेषताओं का विकास होता है। इन्होंने कहा है कि जो विकास एक परिवर्तन है, विकास एक परिवर्तन है, विकास परिवर्तन है। इस परिवर्तन के तहत क्या होता है? परिवर्तन के तहत होता है नवीन योग्यता और विशेषताओं का विकास होता है। नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं का। ये मुख्य मुख्य परिभाषाएं, दो चार वही देख रहे हैं, बाकी प्रत्येक टॉपिक में परिभाषाएं अनेक मनोवैज्ञानिकों की अनेक को आएंगी। अगर कुछ आपको याद होती हैं तो याद कर लीजिए, वरना परिभाषा से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। अब ये चर्चा हमने की विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनकी। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं विकास के अंतर्गत कुछ नियम आते हैं, विकास के नियमों की। विकास के नियमों की, विकास के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनसे हम विकास को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिसमें विकास का सबसे पहला नियम आता है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। अब साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको एक तो पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना होगा, उसके बाद ही हम भाषा शैली को समझ पाएंगे। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको तभी हम हल कर पाएंगे। प्रत्येक शब्दावली का हमें अर्थ अगर पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है तो हम उसको हल कैसे करेंगे। जब जैसे विकास के नियम की हम चर्चा करें तो पहला नियम है इसका समान प्रतिमान का नियम। अब जैसे प्रतिमान, जैसे मॉडल होता है, मॉडल का अर्थ होता है प्रतिमान। इसका क्या अर्थ है समान प्रतिमान का नियम? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक प्राणी का जो आने वाली संतान है वो वैसी ही होंगी। अब वैसी ही का क्या मतलब? जैसे कि अगर व्यक्ति है तो उसके व्यक्ति ही जन्म लेगा। अन्य प्राणियों की बात करें जैसे कुत्ता बिल्ली, तो कुत्ते से कुत्ता ही जन्म लेगा, बिल्ली से बिल्ली जन्म लेगी। इस प्रकार से समान प्रतिमान का नियम यही है कि व्यक्ति से व्यक्ति ही जन्म लेगा। अब दूसरे नियम की बात करें तो क्रमबद्धता का नियम, अर्थात क्रमबद्धता। विकास जो है उसका एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम। निश्चित क्रम कैसे? जैसे सबसे पहले अगर शैशवावस्था है, शैशवावस्था है, उसके बाद में बाल्यावस्था आती है, उसके बाद में किशोरावस्था आती है। तो ये नहीं है कि सबसे बच्चे में पहले किशोरावस्था आ जाएगी और फिर शैशवावस्था आएगी, नहीं। इनका एक निश्चित क्रम होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस प्रकार से। तो विकास एक निश्चित क्रम से ही चलता है।
अब आगे तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कैसे? ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऊपर हमने अंतर में भी इसकी डिस्कस किया है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति कुछ न करते हुए भी सीखता रहता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। अब आगे चौथे नियम की बात करें तो ये है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने ऊपर चर्चा की थी, विकास के अंतर्गत अनेक पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। कौन से बताए मैंने? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक बोल दो या सावेगिक बोल दो, तथा सामाजिक। ये बाल विकास के पक्ष होते हैं। विकास के पक्ष होते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे ऐसे नहीं है कि बच्चे का मानसिक विकास पहले हो जाएगा, फिर शारीरिक विकास हो जाएगा, फिर सामूहिक हो जाएगा। अलग अलग अवस्था में अलग अलग साथ में क्रिया करते हुए चलते रहते हैं। जैसे शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चा सामूहिक रूप से होता है, किस प्रकार से वह सामाजिक रूप से होता है, किस प्रकार से उसके शरीर का विकास होता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाएं करते हुए चलती रहती हैं। अब आगे नियम की बात करें तो आगे है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो बच्चा है वो पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है। सामान्य क्रियाएं करना, जैसे सामान्य क्रिया, पहले तो वह नॉर्मल चलना सीखता है। जैसे नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल चलता है। उसके बाद में आपने देखा होगा बच्चे किस प्रकार से कूदते हुए, फांगते हुए चलते हैं। उसके बाद विशिष्ट रूप से अनेक क्रियाएं करते हुए चलना। पहले इसमें सामान्य चीज़ें सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्टता की ओर बढ़ेगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं विकास की निश्चित दिशा का नियम। ये महत्वपूर्ण नियम है इसका। निश्चित दिशा का नियम अर्थात विकास की दिशा निश्चित होती है। दिशा निश्चित कैसे? जैसे कि इसके अंतर्गत दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे सिफेलोकोडल जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तक बोधमुखी। इसका अर्थ होता है बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। सबसे पहले बालक के सर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में नीचे धड़ का विकास होता है। तो आप इसको सी से याद रख सकते हैं, सी फॉर सिर, सी से सिर। तो इससे आप सीधा कह सकते हैं कि सिफेलोकोडल का अर्थ है सिर से पैर की तरफ विकास से चलता है। उसके बाद में इसके अंतर्गत एक दूसरा पॉइंट आता है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी समीप दूरस्थ, दूराभिमुख। इसका अर्थ है कि बालक का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। इसका अर्थ है रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ हाथों की ओर विकास करते हुए चलता रहता है। पहले बच्चे के हाथ का विकास होता है, फिर धीरे धीरे उनकी अंगुलियों का विकास होता है। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर का धीरे धीरे विकास होता है। अब अगला नियम है व्यक्तिगत विभिन्नता का। व्यक्तिगत विभिन्नता का तो आप देखते ही समझ गए होगी व्यक्ति विभिन्नता का नियम किस प्रकार से है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग रूप से होते हैं। अगर कोई दो बच्चे जुड़वा हैं तो वो भी सभी रूप से समान नहीं है, उनमें भी किसी प्रकार की कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाएगी, और नहीं तो उनके फिंगरप्रिंट अलग मिल जाएंगे। तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। अब विकास की गति की भिन्नता, अगला नियम है विकास की गति की भिन्नता। विकास की गति की भिन्नता का अर्थ है कि जैसे कोई बालक बाल्यावस्था में थोड़ा अधिक वृद्धि करता है, कोई बालक किशोरावस्था में जल्दी बढ़ जाता है, कई बच्चे किशोरावस्था में विकास रुक जाता है। इस प्रकार से अलग अलग बच्चों की जो विकास की गति है उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। विकास की गति में भिन्नता देखने को मिलती है।
अब इसका एक महत्वपूर्ण नियम आता है वर्तुलाकार, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप से गति करते हुए चलता है। अब वर्तुलाकार का अर्थ आप जानिए कैसे। वर्तुलाकार का अर्थ होता है ऐसे, अर्थात विकास से संपूर्ण पक्षों को साथ में लेकर चलता है, जैसे मानसिक, सामूहिक। अब ये नहीं है कि अकेला शारीरिक विकास हो जाएगा, एक बार मानसिक विकास रुक जाएगा, नहीं, वर्तुलाकार रूप से बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे सीखी है, कोई बात सीखी है, तो उसको कभी भूलेगा या उसमें और वृद्धि करता चलेगा। इस प्रकार से विकास ऊपर की तरफ सभी बातों का ध्यान रखते हुए, उसको स्पष्ट करते हुए बढ़ता चला जाता है, अर्थात वर्तुलाकार रूप से, ना तो इस प्रकार से ना इस प्रकार से, इसके चारों ओर ऐसे घूमते घूमते। ठीक है, अब आगे बात करें एकीकरण के नियम की। तो एकीकरण के नियम को मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से एकीकरण का नियम होता है। इसके अनुसार बालक के पहले अपने जो संपूर्ण अंग हैं उनका प्रयोग करता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, या हम कह सकते हैं कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जो नियम है उस पर आधारित है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो पहले पूरे हाथ से पकड़ने की उसको कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें जब पकड़ मजबूत हो जाती है तो वो अंगुलियों से भी पकड़ने लग जाते हैं, अंगुलियों से भी पकड़ने लग जाते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत है इसी के ऊपर कार्य करता है। अब विकास के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण जो इसके नियम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा की है। ये नियम सीधे आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं कि इनमें से कौन सा विकास का नियम है या नहीं है। तो हमने इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा भी की, जिनसे आपको ध्यान में रहे कि किस प्रकार किस नियम में क्या चीज़ है। अनेक नियम है, जैसे विकास जो परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, विकास की भविष्यवाणी भी थोड़ी बहुत की जा सकती है, उसका संचय और उसकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। विकास की जो आरंभिक बुनियाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात बालक का शैशव अवस्था में ध्यान रखना बहुत अधिक अनिवार्य है। तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। ये तो हमने विकास की चर्चा की है, अब चर्चा करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत हम देखें तो दो कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिसके अंतर्गत सभी और कारक विद्यमान होते हैं। जैसे एक तो हम कहते हैं वंशानुक्रम, जैसे एक तो हो गया वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिक, और दूसरा हम कहते हैं वातावरण। बच्चे आनुवंशिक रूप से अलग होते हैं तथा वह किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं उनका भी उनके व्यवहार पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है या व्यक्ति का विकास है वह दोनों पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ये गुणनफल होता है। जैसे इनको बोलते हैं हेरिडिटी और इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, तो इन दोनों का ये गुणनफल होता है। और ये एक परिभाषा बन गई कि व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणा होता है। तो ये परिभाषा है वुडवर्थ की ये परिभाषा है। ठीक है, तो आज हमने विकास के महत्वपूर्ण आयामों की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि इसमें हमने देखा था, इसकी कुछ परिभाषाएं देखी थी। विकास तथा वृद्धि में किस प्रकार से अंतर होता है उसकी भी हमने खूब चर्चा की। उसके बाद में वातावरण तथा वंशानुक्रम किस प्रकार से एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं उसकी भी चर्चा की। इसी प्रकार से क्लासें आपकी रोज़ाना मिलती रहेंगी। विकास के बाद में आगे की जो अवस्थाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे, आगे अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि, उन सभी की अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो अंत में कुछ लाइनें हैं वो और सुन लीजिए, जैसे कि जॉन एलिया साहब का एक शेर है, किताबों से प्रेम करते रहिए,
तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इस प्रकार से आप भी अपने आसपास किताबों का इस प्रकार से माहौल बनाइए कि पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से चलती रहे। तो आज के सेशन की यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। आपका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। जय हिंद।